हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मैं प्रार्थना करूंगी कि आप सब बढ़िया हों। अनिका, तुम सुन रही हो ना मेरी बात? तुम माँ बनने वाली हो अनिका। अनिका को धीरे धीरे होश आने लगा था, तभी डॉक्टर के ये शब्द सुनते ही 18 साल की अनिका की आंखें कमजोर एकदम से चौड़ी हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो आखिर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अभी तो उसकी शादी को 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे और ना किसी लड़के ने आज तक उसे छुआ था। ऐसे में अनिका प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? जितनी शौकीन अनिका थी उतनी ही शौकीन उसके पापा भी थे, जो वही डॉक्टर की कैबिन में खड़े मानो आने वाले तूफान को भांप रहे थे। तभी डॉक्टर ने गौतम से कहा, देखिए मिस्टर गौतम गुलेरिया, मैं समझ सकती हूँ कि आप दोनों इस वक्त बहुत परेशान होंगे, मगर आप लोग कोई भी फैसला ले उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि प्रेगनेंसी 4 महीने पार हो चुकी है। सो एब्रॉशन इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। अनिका को लग रहा था कि हो ना हो डॉक्टर से ज़रूर कोई गलती हुई होगी, इसलिए नर्स के सहारे खड़ी होते हुए एक कमजोर अनिका ने थोड़ी ताकत जुटाकर डॉक्टर को डांट दिया, ये आप क्या कह रहे हैं? ये नामुमकिन है। लेकिन डॉक्टर के कुछ बोलने से पहले ही गौतम गुस्से से तिलमिलाकर अनिका के पास आया और उसे जोर से थप्पड़ मार दिया और बोले, इसका जवाब डॉक्टर को नहीं तुम्हें देना है बेशरम। हॉस्पिटल से बाहर कुछ देर बाद अक्सर कार की बैक सीट पर बैठने वाले गौतम आज अनिका के पीछे बिठाकर खुद ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गए थे, मानो ऐसा करके वो अनिका को अपनी नाराजगी जता रहे हों। अनिका जानती थी कि एक बेटी होने के नाते आज उसने अपने पिता को दुनिया का सबसे बड़ा दुख दिया था, एक बिन ब्याही माँ बनकर। इतना दुख उन्हें अनिका की माँ के गुजरने पर भी नहीं हुआ होगा, लेकिन ये सब जानते हुए भी अनिका फिलहाल कुछ भी करने के फाइजिकली या मेंटली सक्षम नहीं थी। उसका शरीर कार की बैक सीट पर कमजोरी के साथ साथ शर्म से मानो जम गया था। मनाली भारत का बेहद खूबसूरत शहर है, यहाँ देश विदेश से आए टूरिस्ट के कारण शहर में रौनक लगी रहती है। मगर अनिका को ऐसा लग रहा था कि मानो आज मनाली का हर इंसान उसे सवालिया नज़रों से बस एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर कौन है इस बच्चे का बाप। लेकिन इसका जवाब तो अनिका के पास भी नहीं था। वो बस नम आंखों से एक ही बात सोच रही थी कि जब आज तक उसे किसी लड़के ने छुआ तक नहीं, वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती थी। अनिका इसी उलझन में थी, तभी उसकी कार उसके घर के बहुत ही बड़े गेट के अंदर इंटर होती है। वो गेट बहुत ही पुराना था, उसमें जंगल का चित्र बना भी तो हुआ था। गुलरिया हाउस ब्रिटिश के ज़माने का मकान था, कहा जाता है यहाँ इंग्लैंड के अधिकारी वैकेशन मनाने आते थे। मकान में पुराने बहुत शानदार एक बड़ा गार्डन और बीच में फव्वारा बना था, लेकिन अच्छे से मेंटेन ना करने की वजह से पिछले कुछ सालों से मकान थोड़ा सा बंजर लग रहा था। गौतम ने घर में एंटर होते ही अनिका की रिपोर्ट को गुस्से से सोफा पर फेंका और अपने सर पे हाथ रखकर एक घुर्राते हुए शेर की तरह हाल में इधर से उधर टहलने लगे। अनिका कमजोर शरीर और भारी कदमों से गौतम के पीछे पीछे घर में दाखिल हुई। आज अनिका को उसका शरीर रोज के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही भारी लग रहा था। वैसे अनिका की वजन उसकी उम्र की लड़कियों से कम 3 गुना ज़्यादा था। गोल मटोल मोटा सा चेहरा, पोंडा पेट और टुड्डी इतनी वजनदार की थी कि अनिका की पूरी गर्दन छिप जाती। 120 किलो की अनिका की तुलना अक्सर लोग अनाज की भरी बोरी हुई से करते, लेकिन अनिका का शरीर जितना मोटा था उसकी ही शक्ल उतनी ही मासूम और क्यूट थी। चेहरे के दोनों तरफ एक एक रसगुल्ला लगाया हो, वैसे नरम मुलायम सफ़ेद गाल ठंड की वजह से हमेशा लाल रहती। उसकी नाक और पूरी जगह की इस मासूमियत को समेट कर बनाई गई थी वो, वैसे उसकी दो आंखें, लेकिन आज तक किसी को उसका मासूम चेहरा नहीं दिखा था। तो बस उसका बेडौल और निराकार शरीर भिन्न माँ की बच्ची अनिका को आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो उसके पापा के इमोशनल सपोर्ट की। इसलिए अनिका नम आंखों से गौतम की तरफ बढ़ी ही थी तक कि तभी गौतम भारी पहाड़ी आवाज़ से उस पर गरज पड़े। मुश्किल से एक मौका मिला था हमें हमारी ज़िंदगी को थोड़ा बेहतर बनाने का। नसीब वाली थी तुम कि डोगरा खानदान की एक लौते वारिस कुणाल डोगरा से तुम्हारी शादी हुई थी। डू यू नो कितने पावरफुल हैं वो लोग? मनाली का सबसे पावरफुल खानदान डोगरास। हमारे सारे कर्ज पेंडिंग कोर्स के हमारी तकलीफ से हमें बाहर निकाला था उन लोगों ने, लेकिन शादी के 24 घंटे में ही तुमने हमारी ज़िंदगी वापस जानू बना दी। उनको तुम्हारी इस कारनामे के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा, और तुम्हारी छोटी बहन कामनी उसके साथ कौन शादी करेगा? भले ही वो तुम्हारी सौतेली बहन है, लेकिन तुम्हारी इस कारनामे की वजह से उसकी भी तो बदनामी होगी। नहीं नहीं, जब तक ये मामला खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हारी छोटी बहन कामनी को और तुम्हारी माँ नई मनीषा को उसके भाई के घर भेज दूंगा। कुछ सोचकर वो बोले, लेकिन आज नहीं तो कल सबको पता चल ही जाएगा। ये बोलते ही वो गौतम अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गए थे। अब उनकी आवाज़ में गुस्सा कम और डर ज़्यादा सुनाई दे रहा था, लेकिन गौतम के आंसू मानो करारे शब्द में बदलकर उसके मुंह से निकल रहे थे। तेरा पति कुणाल तो शादी करने के 1 घंटे के अंदर ही शहर चला गया था। अब इस प्रेगनेंसी के बारे में जब तेरे ससुराल वालों को पता चलेगा तो भगवान जाने वो क्या करेंगे। समाज में इज्जत तो उछलेगी ही, मगर हम फिर से उसी दलदल में फंस जाएंगे जहाँ से निकाल कर लाए थे हमें वो लोग। काश तुम अब भी अपनी माँ के साथ ही। गौतम अपनी बात कहते हुए रुक गए, लेकिन अनिका को वो सुन चुकी थी जो गौतम कहते कहते रुक गए। अनिका को कड़वे शब्द सुनने की आदत थी, मगर आज सवाल उठा था उसके चरित्र पर, उसकी पवित्रता पर। अनिका इस चक्रव्यूह से जल्द ही जल्द बाहर निकलना चाहती थी, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सोच ही रही थी कि जो कुछ भी हो रहा है, मगर अगर वो सब झूठ हो तो फिर उसके पेट में सांस लेने को उसका ये सच क्या था। अगले ही दिन गौतम ने घर में लगे सारे सीसीटीवी कैमरे की पिछले 5 महीनों की फुटेज मंगवाई और बारीकी से देखने के बाद वो ये जानकर हैरान रह गए कि पिछले 5 महीनों से छोटी मोटी बीमारी के चलते अनिका घर से बाहर कहीं गई ही नहीं थी। इसे देखकर गौतम का गुस्सा अब हास्य में बदल गया था। उसको इतना तो समझ में आ गया था कि कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ थी, लेकिन उससे कई ज़्यादा ये उसे चिंता थी कि अब डोगरा खानदान क्या करेगा। जल्द ही अनिका की देखभाल के लिए एक नर्स रखी गई। लगातार देखभाल और दवाइयों के से अनिका की तबीयत में सुधार आ रहा था, लेकिन साथ ही उसे ये बात रोमांचक कर रही थी कि उसके अंदर एक नन्हा सजीव सांस ले रहा था। अनिका की उम्र भले ही कच्ची हो, मगर उसके अंदर की एक माँ जल्दी जन्म लेने को उत्सुक थी। उसकी ज़िंदगी में आखिरकार वो आने वाला था जो सिर्फ और सिर्फ उसका होगा। 4 महीने बीत चुके थे। अनिका अपनी प्रेगनेंसी में लगभग सब कुछ भूल चुकी थी। ना हो
ना वो किसी से मिलती और ना कोई उससे मिलता, सिर्फ वो अपने अंदर पल रही उस नन्ही सी जान से बातें करती रहती। ऐसे में एक दिन अनिका पाइप से अपने घर के बाहर गार्डन में पानी डाल रही थी, तभी अचानक उसके पैरों के नीचे से कुछ हलचल महसूस हुई की। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसके घर के मेन गेट से एक स्पोर्ट बाइक अंदर आई। मशीन गन की जैसे गोलियां निकलती हैं वैसे ही बाइक की आवाज़ सुनकर ऐसा लगा मानो बॉर्डर पर जंग शुरू हो गई हो। बाइक की आवाज़ सुनकर अनिका ने पानी का पाइप छोड़ दिया। उसने जल्दी से दोनों हाथों से अपना पेट पकड़ लिया, जैसे कि वो अपने डरे हुए बच्चे को आंचल में छुपा रही हो। बाइक आकर बंगले की सीढ़ियों के पास रुकी। लेदर शूज, टाइट जीन्स, डार्क ब्लू टी शर्ट और चेहरे पर लगे पीले चश्मे के आर पार लड़के की गहरी लाल आंखें साफ दिखाई दे रही थी। अनिका ने जैसे ही उस लड़के को देखा उसकी धड़कन मानो डर और टेंशन से तेज हो गई। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि अनिका का पति कुणाल डोगरा था, जो 21 साल का था। कुणाल अपनी नज़र अनिका पर लगाए हुए बड़े स्टाइल के साथ बाइक से उतरा और अनिका की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अनिका और कुणाल दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। कुणाल की शादी अनिका से भले ही उसकी मर्जी के खिलाफ करवाई गई थी, लेकिन अपनी बीवी को कोख में किसी और का बच्चा देखने के बाद भी मर्द शायद बर्दाश्त न कर पाए। कुणाल शादी के बाद मंडप से सीधा ही अपनी कॉलेज में पूरी पढ़ाई करने चला गया था और वहीं पहुंचकर शादी के दूसरे दिन उसे अनिका की प्रेगनेंसी की खबर मिली थी। अनिका उस दिन से लगभग रोज़ सोचती कि जिस दिन उसका सामना कुणाल से होगा उस दिन पता नहीं क्या होगा, वो कैसे रिएक्ट करेगा। आज जब कुणाल उसके सामने आ रहा था तब पता नहीं क्यों निर्दोष होने के बावजूद डर और शर्म के मारे अनिका को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। अनिका तुरंत अपने पापा को फ़ोन लगाती, लेकिन उनका फ़ोन नहीं लग रहा था। कुणाल को अपनी ओर बढ़ता देख अनिका की घबराहट इतनी बढ़ गई थी कि वो डर के मारे बड़बड़ाने लगी। वो पापा तो नहीं है घर पे? कुणाल ने अनिका के आकर इग्नोरेंस के साथ खड़ा था और वो अनिका के ऊपर से नीचे तक देख रहा था। सूजा हुआ चेहरा, 8 महीने की प्रेगनेंसी वाला मोटा पेट, गद्दी जैसे मोटे हाथ और पाँव। प्रेगनेंसी की वजह से अनिका पहले से भी ज़्यादा मोटी नजर आ रही थी। अनिका को देखकर कुणाल ने अपने होठों को दबाया और एक गहरी सांस लेकर जोर से ज़मीन पर थूक दिया। ये देखते ही अनिका की कमजोरी मानो अचानक से वापस आ गई हो। वो ठीक से अपने पैरों पर खड़ी नहीं रह पा रही थी, मानो जैसे उसे खुद का शरीर बोझ लग रहा हो। कुणाल गुस्से से घूरते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ा था वैसे वैसे अनिका एक डरे सहमे मेमे की तरह घबरा कर पीछे होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कुणाल के नुकीले लेदर शूज किसी भी वक्त अनिका के नंगे मुलायम पाँव को कुचल देंगे। तभी मेन गेट से गौतम की कार अंदर आकर रुकी। गौतम कार से उतरकर तेज कदमों से कुणाल के पास आया, जैसे कोई सेक्रेटरी अपने बॉस के पीछे भाग रहा हो। गौतम कुणाल के पास आकर उसको कहता है, अरे कुणाल बेटा, आज अचानक से तुमने फ़ोन किया कि तुम आ रहे हो, तुम्हारी कॉलेज में छुट्टियां शुरू हो गई हैं क्या? कुणाल ने गुस्से से कहा, पूरे 4 महीने बाद आया हूँ, आप ऐसा बोलकर अपने दामाद का वेलकम करोगे? वैसे काफ़ी कुछ बदल गया है यहाँ पे। कुणाल ने अनिका के पेट की ओर देखकर अपनी जेब से रम की बोतल निकाली और मुंह से लगा लिया। वो आया था तब से उसकी नज़र अनिका के पेट पर जमी हुई थी। माहौल को थोड़ा ठीक करने के लिए गौतम ने कुणाल से कहा, आओ कुणाल बेटा, अंदर चलकर बात करते हैं। लेकिन गौतम की बात को अनसुना करते हुए रम के घूंट लिए और उनका के पेट को घूरते रहा। गौतम को भी थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन कहीं न कहीं वो कुणाल के मन की बात को समझ रहा था। इसलिए बड़े ही सहजता के से गौतम ने कुणाल से कहा, देखो कुणाल, अगर तुम शादी ये तोड़ना चाहते हो तो मैं समझ सकता हूँ। ये सुनते ही कुणाल चिल्ला उठा, जो बात तुम समझ सकते हो वो मेरे बूढ़े दादाजी नहीं समझ सकते। ना उन्हें ज़बरदस्ती इस मोटी के साथ मेरी शादी करवाई और अब वो चाहते हैं कि इसके नाजायज़ बच्चे को भी मैं अपना नाम दूँ। एक तो इसे देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी ऐसे गुनाह की सज़ा दी जा रही हो जिसे मैंने किया ही नहीं। शादी के मंडप से इसलिए तुरंत भागा था कि ताकि मुझे इसके साथ एक पल भी ना रहना पड़े। बोलते बोलते कुणाल की सांसें फूलने लगी थी, जैसे कि वो महीनों के अंदर से अपनी भरी हुई भड़ास निकाल रहा हो। अनिका और गौतम दोनों की कुणाल की बात सुनकर ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे अभी अभी यह धरती फट जाए और दोनों बाप बेटी उसके अंदर समा जाएं। कुणाल का आक्रोश अपनी चरम सीमा पर था। अब भी कोई कसर बाकी रह गई हो तो इस तरह उसने अनिका की तरफ इशारा करते हुए आगे कहा, देखो इस बेशरम लड़की को शरीर के फेरे लेते समय शादी के फेरे लेते समय पेट में किसी और का बच्चा लिए घूम रही थी और इतना होने के बाद भी आज मेरे सामने बेशर्मों की तरह खड़ी है। क्या लगा तुझे कि मैं इस बच्चे को मेरा नाम दे दूंगा, कुणाल डोगरा का नाम? पता नहीं किस कदर का कीड़ा है ये बोलते ही वो गुस्से से अनिका की ओर आगे बढ़ता है, मानो जैसे वो गुस्से से पता नहीं अनिका को क्या कर देगा। लेकिन तभी शराब की वजह से कुणाल के पैर लड़खड़ाए और वह अपना बैलेंस खो बैठा। लेकिन तुरंत ही गौतम ने आगे आकर कुणाल को पकड़ कर संभाल लिया। अनिका कुणाल की बातें सुनकर जितना ज़्यादा हर्ट हुई थी उतनी ही ज़्यादा गुस्से में भी थी। वो भले ही अपने मोटापे की वजह से ऐसी सब बातें सुनने की आदी थी, मगर अब उसे इस बात पर कुणाल से ज़्यादा खुद पर घिन आ रही थी कि कोई उसके होने वाले बच्चे को गाली दे रहा था और वो मजबूर खड़ी सुन क्यों रही थी। बच्चे का ख्याल आते ही न जाने कैसे अचानक अनिका के अंदर अजीब सी हिम्मत आ गई और बिना कुछ सोचे वो बोल पड़ी, मैं इस शादी को नहीं मानती। ये सुनकर गौतम और कुणाल दोनों ही शॉक्ड थे। कुणाल सोच रहा था कि कल की आई हुई फिद्दी सी लड़की में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो मेरे यानी कुणाल डोगरा के सामने मेरे सामने ऐसे बोली। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाता, गौतम ने बात को संभालते हुए कुणाल से कहा, इस वक्त अनिका की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। और रहा सवाल बच्चे का, तो बच्चे होते ही उसे अनिका से हमेशा के लिए अलग कर दिया जाएगा, मेरा यकीन करो। अपने पापा की ये बात सुनकर अनिका को ऐसा लगा कि जैसे कि बड़े से ट्रक ने उसे पीछे से टक्कर मार दी हो और वो ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रही हो। टेंशन में अनिका की सांसें फूलने लगी और एक ही पल के लिए वो सांस लेना भूल गई। ठीक उसी पल अचानक से अनिका के पेट में ज़ोर ज़ोर से दर्द शुरू हो गया। दर्द के मारे अनिका एक झटके से अपने पीठ के बल गिरी और बेहोश होती है। आँखों से उसने देखा कि गौतम दौड़कर उसके पास आ रहा था। गौतम ने हड़बड़ी में फ़ोन करके एम्बुलेंस बुला लिया था, लेकिन ये सब देखकर भी कुणाल वही खड़ा बेशर्मों और बेसुध बनकर रम के घूंट मार रहा था।
मानो उसे किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हो। शाम की मध्यम रोशनी अनिका के सामने धुंधली हो रही थी। उसे बस एक छोटी बच्ची की आवाज़ सुनाई दे रही थी, मम्मी मम्मी उठो ना मम्मी। देखते ही देखते आज 6 साल बीत चुके थे, लेकिन आज भी वही आवाज़ अनिका के कानों में गूंज रही थी, मम्मी उठो मम्मी, प्लेन लैंड होने वाला है। फ्लाइट की बिजनेस क्लास की आरामदायक सीट पे सोई अनिका की आंखें झटके से खुली और सामने थी 6 साल की उसकी बेटी रिया। रिया का मासूम चेहरा और उसकी खूबसूरत कथई आंखें देखकर अनिका की जान में जान आई। उसका गुजरा हुआ कल कोई बुरे सपने से कम नहीं था। आज अनिका अपनी बेटी रिया के साथ बेंगलुरु से मनाली 6 साल बाद लौट रही थी। रिया ने अपनी गेमिंग टेबलेट माँ के पर्स में रखते हुए बड़े प्यार से अनिका से पूछा, मॉम क्या हम मेरे डैड को ढूंढने मनाली जा रहे हैं? अनिका ने बड़े ही सरल तरीके से उसे समझाया, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा तुम्हारे कोई डैड नहीं है। इस बात पर रिया ने जवाब देते हुए कहती है, ओह कम ऑन मॉम, स्कूल में हमें टीचर कहती है कि बच्चे के माँ बाप होते हैं। अब मेरी गेमिंग वर्ल्ड में कैरेक्टर्स की तरह मैं किसी दूसरी दुनिया में तो आई नहीं हूँ ना, तो ऑब्वियसली मेरे पापा भी तो होंगे, या किसी जादूगर ने मुझे हेड में से बाहर निकाला है। आबरा कटाबरा रिया बाहर आ जा। रिया की ये बात सुनकर माँ बेटी दोनों ही जोर जोर से हंस पड़े। अपनी हंसी पे काबू पाते हुए रिया ने दूसरा सवाल पूछा, तो क्या हम यहाँ मेरे भाई को ढूंढने आए हैं? रिया का ये सवाल सुनकर अनिका की गहरी सोच में डूब गई। उसे याद आ गया कि 6 साल पहले अस्पताल में उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिए थे और अनिका के पापा की कदकाठी के एक आदमी ने उसके दोनों बच्चों को उससे छीनने की कोशिश की थी। कमजोर अनिका ने बड़ी हिम्मत से उस आदमी का सामना किया और रिया को तो बचा लिया, मगर अफसोस कि वो अपने बेटों को नहीं बचा पाई और वो आदमी उसके बेटों को लेकर भाग निकला। इस हाथापाई में अनिका को चोट भी लगी थी। चोट इतनी गहरी थी कि उसका बचना लगभग नामुमकिन था और इसी वजह से अनिका की मौसी ने उसे अपने साथ बेंगलुरु ले आई थी, जहाँ अनिका का इलाज हुआ। हालांकि 6 सालों में अनिका पूरी तरह बदल चुकी थी। हार्मोनल एम्बुलेंस की वजह से बढ़ा उसका शरीर एकदम से सामान्य था। घने लंबे कमर तक के बाल, काली नुकीली आंखें, गोरे गोरे गालों के साथ परफेक्ट जॉय लाइन, गुलाबी पंखुड़ी जैसे नरम होठ और सुराही की लंबी गर्दन। शिफॉन की लाल साड़ी में अनिका की कमर ऐसे लग रही थी मानो कोई नदी समंदर से मिलने के लिए करवट ले रही हो। फ्लाइट अटेंडेंट हो या फ्लाइट के अन्य यात्री, सब लोग आते जाते अनिका पर एक नज़र जरूर डालते। मासूमियत से सवाल कर रही रिया को ये नहीं पता था कि अनिका के मनाली लौटने का मुख्य कारण ये था कि पिछले 6 सालों में कुणाल के दादाजी किसी भी हालात में से अनिका और कुणाल की शादी तोड़ने की मंजूरी नहीं दे रहे थे, लेकिन 6 साल बाद आखिरकार कुणाल की जीत के आगे उन्हें झुकना पड़ा और वो ये शादी तोड़ने को राजी हो गए। मनाली वापस जाकर वो डाइवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए साथ साथ अपने खोए हुए बेटों को ढूंढने चाहती थी। थोड़ी ही देर में फ्लाइट लैंड किया। मनाली की ज़मीन पर कदम रखते ही न जाने कि उनका की बायाँ फड़कने लगी। उसे ऐसा लगा कि आगे ज़रूर कुछ बुरा होने वाला था। वो ये सोचकर लगेज काउंटर की तरफ बढ़ ही रही थी, तभी उसकी नज़र पीछे की तरफ, जहाँ फ्लाइट के सभी यात्री मुस्कुराकर उसे ही देखते हुए उसके आगे बढ़ रहे थे, मानो सब उसकी खूबसूरती में गुम होकर उसके पीछे पीछे चले आ रहे हों। अनिका थोड़ी कॉन्शियस होकर रिया को संभालते हुए फटाफट आगे चलने लगी। लगेज काउंटर पर जैसे अनिका अपना लगेज लेने के लिए झुकी, फटाक से 3 लोग भाग कर आए और उसका लगेज उठाकर अनिका को देने लगे, मानो इसी बहाने अनिका से बात करने की कोशिश करना चाहते हों। अनिका चुपचाप अपना लगेज ट्राली पर डालकर और रिया का हाथ पकड़कर एयरपोर्ट से बाहर की तरफ निकलने लगी। तभी उसके फ़ोन पर उसके पापा गौतम का फ़ोन आया। अनिका के फ़ोन उठाते ही गौतम ने बिना कोई खबर पूछे अनिका से कहा, कुणाल तुम्हें लेने एयरपोर्ट आ रहा है, उसके साथ सीधे घर आ जाना। यहाँ तुम्हें 2 पेपर पर साइन करना है, एक डिवोर्स पेपर और दूसरी वो। इतना कहकर गौतम अटक गया और फिर कुछ सोचकर वो आगे कहा, खैर तुम घर आओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। अनिका ने भी बिना कुछ कहे ही फ़ोन काट दिया। जैसे कि गौतम ने कहा, कुणाल एयरपोर्ट से बाहर खड़ी ही बेसब्री से अनिका का वेट करते हुए खड़ा था। 6 सालों में अनिका भी काफ़ी बदल चुकी थी। अब वो एक स्टूडेंट नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन था। डार्क ब्राउन कलर का कड़क सूट, शार्पली कटे हुए और जेल से सिट्टी हुए बाल और क्लीन हुई दाढ़ी में कुणाल की पर्सनालिटी तो निखर रही थी, मगर उसके तेवर अब भी वही थे, रूड और आर्गोनेंस से भरपूर। वो तो अनिका का इंतजार भी सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे जल्द से जल्द अनिका से मुक्ति चाहिए। कुणाल का एक पैर जमीन पर तो एक पैर दूसरा पैर रेलिंग का टिकाया हुआ था, जिसे वो कॉन्सेंट्रेटली हिला रहा था। इस डोर की तरफ देखते हुए कुणाल ने बड़ी ही बेसब्री से अपने ड्राइवर से कहा, आज तक इस दुनिया में किसी आदमी को डिवोर्स मिलने की इतनी ज़्यादा खुशी नहीं हुई होगी किसी भी कीमत पर। आज ही उस मोटी से डिवोर्स पेपर पर साइन करवा लूँगा। कुणाल ने कुणाल के ड्राइवर राजू ने बीड़ी फूंकते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए, आज सुबह सुबह मैं माथा दर्शन करके निकला हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना की है कि आज आपकी 6 सालों वाली पुरानी ये मनोकामना पूरी हो। आज पक्का पेपर साइन हो ही जाएंगे। ये सुनकर कुणाल ने बड़े ही कटीले अंदाज में कहा, अरे सिर्फ डिवोर्स नहीं चाहिए, अनिका की कंपनी भी तो चाहिए, जो उसे मरी हुई माँ ने उसके नाम करवा करके गई थी। राजू, जिसने अपने हाथ में अनिका के नाम का बोर्ड पकड़ा हुआ था, वो बोर्ड को सीधा करते हुए कहता है, अरे 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 वो फैक्ट्री भी मिल जाएगी, फिक्र नॉट। तभी कुणाल के दिमाग में कुछ आता है। वो ड्राइवर से कहता है, अच्छा सुन। उसको देखते ही मेरा मूड ख़राब ऑफ हो जाता है और आज इतने अच्छे दिन पर मैं अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं उल्टा घूम के खड़ा हो जाता हूँ। ठीक है, तुम्हें भले ही उसे ना देखा होगा, लेकिन तेरे हाथ में उसके नाम का बोर्ड देखकर वो तेरे पास आ ही जाएगी। कुणाल आलस लेते हुए उल्टा घूमने ही वाला था कि तभी अचानक उसकी नज़र एयरपोर्ट के गेट पर खड़ी और कुछ देखकर उसकी नज़र वहीं अटक गई। कुणाल ने एयरपोर्ट से बाहर आते हुए एक लड़की को देखा तो वो देखता ही रह गया, मानो जैसे उसने आज से पहले किसी खूबसूरत लड़की को तो देखा ही नहीं। उस लड़की को देखकर कुणाल के मुंह से निकल जाता है, यार इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने मनाली में कभी नहीं देखी। ड्राइवर राजू ने भी उसकी बात में हामी भरी। कुणाल बिना वक्त गवाए रेलिंग कूदकर उस लड़की की ओर दौड़ पड़ा और अचानक से वो उस लड़की के सामने आकर खड़ा हो गया और उसका रास्ता रोक लिया।
ये खूबसूरत लड़की और कोई नहीं बल्कि अनिका थी। कुणाल इस बात से बिल्कुल अनजान था। अचानक कुणाल को अपने सामने अनिका देखकर हैरान रह गई और उसे एक ही पल वो सब ये कुछ याद आ गया जो वो हमेशा से भूलना चाहती थी। अनिका एक पल के लिए सहम गई। उसने लगा कि कहीं पहले की तरह कुणाल फिर से उसकी इंसल्ट ना कर दे और इसलिए सीधा अनिका कुणाल को थप्पड़ जड़ देना चाहती थी, मगर वो अपनी बेटी रिया के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। तभी अचानक कुणाल बोल पड़ा, हेलो मिस ब्रोजियस, आप मनाली में पहली बार आई लगती हैं, क्योंकि अगर आप पहले आई होती तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि आप अब तक आप मेरी नज़रों से अनस्क्यूट रहती। अनिका को पहले तो उसको समझ में नहीं आया, लेकिन अगले ही पल वो समझ गई कि कुणाल उसे पहचान नहीं पाया था। अनिका ने रिया की तरफ देखा तो वो अपने टेबल में वीडियो गेम खेल के मस्त थी, क्योंकि उसने हेडफोन पहने थे। उसे आसपास की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी कि ये देखकर अनिका में राहत मिली। अनिका कुणाल की बात को अवॉइड करते हुए वहाँ से साइड होकर टैक्सी की आवाज़ देने लगी, टैक्सी टैक्सी। अनिका नहीं चाहती थी कि कुणाल उसे पहचाने, लेकिन कुणाल भी हार मानने वालों में से थोड़ी था। कुणाल ने उसकी तरफ भागकर फिर से उसका रास्ता रोक दिया। अरे अरे, टैक्सी की क्या ज़रूरत है, मैं अपनी गाड़ी में आपको जहाँ चाहे छोड़ देता हूँ ना। और एक मिनट, ये नन्ही गुड़िया कौन है? ये कहते हुए उसने रिया की तरफ इशारा किया और उसके गाल पर हाथ फिराया। लेकिन रिया जब टैब पर गेम खेल रही होती है तब उसे कोई डिस्टर्ब करे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए टैब से बिना ऊपर देखे उसने अपने गाल से झटक से हाथ झटक लिया। ऐसा करने से रिया के कान से हेडफोन नीचे गिरा, नीचे की तरफ स्लाइड होकर गिर के उसके कंधे पर आ गया था। लेकिन अभी उसका भी ध्यान वीडियो गेम खेलने में ही था। अपनी टैक्सी ढूंढने की हो गई और बिजी हो गई, लेकिन कुणाल पीछे पीछे आकर उसके एक ही दूसरे तरीके से बात करने की कोशिश करता रहा। कुणाल ने कहा, ओ समझ गया, ये आपकी छोटी बहन है ना? ये सुनकर रिया को जोर जोर से हंस पड़ी। तभी कुणाल को वापस गौतम का फ़ोन आया। कुणाल ने जैसे ही फ़ोन उठाया, गौतम ने पूछा, क्या तुम्हें अनिका दिखी? कुणाल ने बड़ा ही तीखा जवाब देते हुए कहा, न दिखने में के लिए आपकी बेटी कोई सुई तो है नहीं। नहीं, जब वो गेट से बाहर आएगी तो सिर्फ वही दिखेगी, उसके पीछे खड़े लोग भी दिखना बंद हो जाएंगे। हाँ, और वो रूडली फ़ोन काट देता है। कुणाल की बात सुनकर अनिका को अंदाजा आ गया था कि वो पक्का ही उसी के बारे में बात कर रहा था। अनिका को कुणाल पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे अब बस जल्दी ही टैक्सी चाहिए थी। वो पूरे जोश के साथ गुस्से के साथ जोर से चिल्लाई, टैक्सी। ये सुनकर कुणाल और ज़्यादा इंप्रेस हो गया और बड़े ही मीठे अंदाज में बोला, सुनिए मिस, मैं आपको छोड़ देता हूँ ना। वैसे भी मैं जिसे लेने आया था लगता है वो आई नहीं। अगर आप बेंगलुरु की फ़्लाइट में आई हैं तो आपने फ़्लाइट की किसी बेहद मोटी औरत को देखा होगा। ये सुनकर अनिका एक पल को रुकी और उसने कुणाल की तरफ मुड़ कर देखा। कुणाल आगे कहता है, दरअसल 6 साल पहले 120 किलो की थी, अब 6 साल तो इसने डबल पक्का सेंचुरी पार कर दी होगी। अनिका बिना कुछ बोले कुणाल की बातें सोच रही थी कि ये पता नहीं क्या क्या सोच रहा है उसके बारे में। अपनी बातों को सुनते ही कुणाल अनिका तो देखता है तो वो उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में और उसे हंसाने के लिए आगे कहता है, वैसे मुझे लगता है कि फ़्लाइट वालों ने उसे बिठाने में मना कर दिया होगा। क्या होगा कि अगर कहा होगा कि अगर तुम बैठोगी तो फ़्लाइट कैसे उड़ेगी। कहते हुए वो खुद भी हंसता है और उम्मीद करता है कि उसके जोक से अनिका भी हंसी आएगी, लेकिन अनिका बड़े ही ठंडे तरीके से उसको देखती रही। अनिका को हंसता हुआ ना देखकर कुणाल ने भी अपनी हंसी को रोकी और बोला, आज छोड़िए, अब छोड़िए, मैं भी किसकी बातों लेकर बैठ गया, कहाँ आप और कहाँ वो। तभी एक टैक्सी अनिका के पास आकर रुक गई। दूसरी ओर से पीछे कुणाल का ड्राइवर हाथ में अनिका गुलेरिया का बोर्ड लेकर दौड़ चला आ रहा था। वो आकर कुणाल के बाजू में खड़ा हो गया, मानो वो कुणाल को कुछ बताने आया हो। अनिका ने जल्दी जल्दी से रिया और टैक्सी में बिठाया और खुद जब टैक्सी में बैठने जा रही थी तब कुणाल ने थोड़ा मासूम होते हुए कहा, वैसे आपको मनाली में किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो सिर्फ एक ही नाम याद रखिएगा, कुणाल डोगरा। किसी भी से भी मेरा नाम पूछिएगा तो मेरे घर तक छोड़ जाएगा। आपको टैक्सी वहाँ से ही वाली थी आपको टैक्सी वहाँ से निकलने की ही वाली थी कि तभी कुणाल ने टैक्सी रोकी और विंडो के पास झुककर बड़े ही फ्लर्टी अंदाज में कहा, अरे मिस मिस, आप अपना नाम तो बताती जाओ। यह सुनकर अनिका ने कुणाल को देखते हुए अपनी आंखों के काला चश्मा निकाला और बड़ी ही तेज और कटीली नज़र से कुणाल को देखते हुए कहा, बिना किसी हाव भाव के धीरे धीरे से कहा, अनिका गुलेरिया।